1951 से 1950 तक। टोटल इस किताब में 21 चैप्टर होंगे और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा साम्राज्यवाद के प्रभाव। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि साम्राज्यवाद का जो भारतीय दृष्टिकोण है और जो यूरोपीय दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। दूसरी बात ये पता चलेगी आपको कि उपनिवेशवाद का भारत पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, भारत में जो आज आधुनिक उद्योगों की स्थापना है उसमें पूंजीपति वर्ग की क्या भूमिका थी। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यह बताती है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। और चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, उपनिवेशवाद के सिद्धांत। लेकिन इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूँ आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, मुद्दा ये था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। यानी कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो पहले के जो परंपरागत उद्योग थे वहाँ पर काम होना धीरे धीरे करके बंद हो गया। उसका रीज़न ये था कि इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर अब जो सामान है वो मशीनों द्वारा निर्मित होने लगा। जबकि जो पहले सामान था वो क्या होता था, मनुष्य अपने हाथों से निर्मित करता था, तो उत्पादन उतनी ज़्यादा तेज गति से नहीं होता था। लेकिन जब औद्योगिकरण आया, ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये औद्योगिकरण यूरोप के अन्य देशों में फैल गया। तो बड़े पैमाने पर कारखाना सिस्टम शुरू हुआ। कारखाने में बहुत सारे मजदूरों को रखना शुरू किया गया और मशीनों से सामान का निर्माण करना शुरू हुआ। ऐसे में क्या हुआ, संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग पूंजीपतियों के हाथ में आ गया। और जबकि जो मजदूर वर्ग थे वो उत्पादन में अपनी भूमिका तो अदा कर रहे थे, लेकिन मजदूर वर्ग जो था उसकी आय इतनी नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि पूंजीवादी इस व्यवस्था में, औद्योगिक इस व्यवस्था में उत्पादन दबा के हुआ। अब वो उत्पादन ना अपने ही बाज़ारों में नहीं बिक रहा था, वही उत्पादन अपने देशों में नहीं बिक रहा था, क्योंकि उत्पादन पहले की मात्रा में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो पहली बात तो ये आई कि जिन देशों में उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिन यूरोपीय देशों में उत्पादन बहुत ज़्यादा कर रहे थे ये, एक ऐसे बाज़ार की ज़रूरत थी, इन्हें एक ऐसी मार्केट की ज़रूरत थी जहाँ पर ये अपना सामान बेच सकें। दूसरी बात ये थी कि इनके देशों में मज़दूरों की हालात खस्ता हो चुकी थी और जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो था वो वंचित था, गरीब था, वो इन सब चीज़ों को खरीदने में सक्षम नहीं था। ऐसे में इन लोगों को क्या था, एक ऐसे बाज़ार की ज़रूरत थी जहाँ उच्च आय वाले लोग हों और इनका सामान खरीद सकें। इसीलिए ये यूरोपीय देश विभिन्न देशों की यात्रा पर निकल पड़े और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझते समझते वहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था की इन्होंने शुरुआत कर दी। और देखते ही देखते न सिर्फ इन्होंने दूसरे देशों में बाजार की स्थापना करी, बल्कि धीरे धीरे करके उनकी राजनीति में भी इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये एक सॉफ्ट एजेंडा था और जिसके तहत साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई। यानी कि पूंजीवाद के परिणामतः साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई। हर एक महाशक्ति ये चाहने लगी कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा देश जुड़ें और वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को वो दूसरे देशों पर थोप सके और अपने सामान को उन बाज़ारों में खपा सके। और ऐसे में यूरोपीय देशों में एक होड़ सी मच गई। ब्रिटेन चाह रहा है कि वो अधिक से अधिक देशों पर अपने साम्राज्य स्थापित करे, तो वहीं फ्रांस चाहता है कि वो अधिक से अधिक देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित करे। यही खेल पोलैंड हॉलैंड वालों का था। हॉलैंड के साथ साथ इसी प्रकार से स्पेनिश जो लोग थे, नीदरलैंड के जो डचेस थे, आगे चलकर जर्मनी इस प्रतियोगिता में बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये घटनाएं घट रही हैं उसमें यूरोपीय विद्वानों का क्या सोचना है, जबकि भारतीय विद्वानों का क्या सोचना है। तो सबसे पहले हम यूरोपीय दृष्टिकोण की बात करेंगे। तो जब हम यूरोपीय दृष्टिकोण की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो नाम आएगा हॉब्सन का। हॉब्सन की बात करें तो हॉब्सन एक ब्रिटिश व्यक्ति था और ब्रिटिश लेबर पार्टी में एक बहुत बड़ा विद्वान था। जैसा कि आप सभी को पता है, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे जो है लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। हालांकि हम तो यहाँ पहले की बात कर रहे हैं, बस मैंने एक उदाहरण दिया है कि ब्रिटेन की जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है, प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, उसमें से लेबर पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और उसी लेबर पार्टी से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ था जिसका नाम था हॉब्सन। हॉब्सन ने ना औपनिवेशिक साम्राज्य के निर्माण का एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है। उसका ये मानना है कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विस्तार होगा, अब जो जैसे जैसे पूंजीवाद का विस्तार होगा वैसे वैसे साम्राज्यवाद का विस्तार होगा, क्योंकि अतिरिक्त पूंजी को खपाने के लिए उन्हें क्या होगा, एक बाजार की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि वो ये बताता भी है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि पूंजीवादी प्रणाली का अर्थ है आय का बहुत अधिक असमान वितरण।
असमान वितरण का मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति तो इतना बड़ा पूंजीपति वर्ग बन जाएगा जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी होगी, और लाभ का जो हिस्सा होगा वो बहुत छोटा हिस्सा श्रमिकों की मजदूरी के रूप में मजदूरों को मिलेगा। ऐसे में एक बड़ी संख्या में आय का जो स्तर होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या होगी जिसकी इनकम जो है वो बहुत कम होगी। परिणाम ये होगा, जब इनकम ही कम होगी तो खपत भी कम होगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मनुष्य के पास परचेजिंग पावर ही नहीं होगी तो वो सामान को कैसे खरीदेगा। तो ऐसे में उसी देश में कुछ लोगों के पास तो संपत्ति इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, जबकि बहुत सारे लोगों की आमदनी कम होगी। आमदनी कम होगी तो वो चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे, और जिसकी वजह से औद्योगिक जो उत्पाद है वो अपने देश के भीतर नहीं बेच पाएंगे वो लोग, क्योंकि वहाँ पर कोई खरीदारी नहीं होगा। क्योंकि उन खरीदारों को तो आप बड़े पैमाने पर शोषण कर रहे हो ना। जब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तभी तो वो ज़्यादा चीज़ों को खरीद पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में बेचारा पूंजीवादी करे तो करे क्या। तो वो ये कोशिश करता है कि उसका जो अतिरिक्त उत्पादन है, जो वो एक्स्ट्रा उसका प्रोडक्शन है, उसे वो देश के बाज़ारों में तो नहीं बेच पा रहा है अपने, तो वो बाहरी देश के बाज़ारों को क्या करने लगेगा, ढूँढने लगेगा, ताकि वो विदेशी बाज़ारों में अपना सामान बेच सके। अब ऐसे में जो पूंजीवादी देश थे, इसी पॉलिसी को अपनाने लगे। उपनिवेशवाद के रूप में इन्होंने क्या करा, सबसे पहले दूसरे देशों पर आक्रमण किया, उन बाज़ारों को जीता, और फिर आगे चलकर उन्होंने उन बाज़ारों में अपने सामान को खपाना शुरू करा। इस प्रकार से हॉब्सन ये कहता है कि पूंजीवाद का जैसे जैसे विस्तार होगा, वैसे वैसे उपनिवेशवाद का विस्तार होगा, फिर साम्राज्यवाद का विस्तार होगा। इतना ही नहीं, इस चीज़ के लिए जो बड़े बड़े देश हैं इनके बीच में संघर्ष भी होगा, यानी कि पूंजीपतियों के बीच में संघर्ष भी होगा। और यही पूंजीवाद का जो है वो अवश्यंभावी रिजल्ट भी है। चीज़ें आई होप सो आपको समझ में आ रही होंगी। दूसरी ओर ये बात बताते हैं कि जैसे जैसे इन पूंजीपतियों की इनकम बढ़ेगी, तो पूंजीपति जो इनकम जब बढ़ेगी तो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होगा उसका वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आय बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब जो इन्वेस्टमेंट करके अतिरिक्त निवेश हो बचत करके, सेविंग करके जो अतिरिक्त निवेश होगा, इसे ही हॉब्सन अतिरिक्त बचत कहेगा। और ये अतिरिक्त बचत पूंजीवाद के अंदर एक चुल पैदा कर देगी, और वो पता क्या कहेगी कि भाई जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है इसे भी कहीं इन्वेस्ट कर, इसे कहीं इन्वेस्ट कर, और इससे और प्रॉफिट कमा। अब वो और देशों की ओर जाएगा। इसलिए आप देखेंगे 18वीं शताब्दी का इतिहास जब आप पढ़ेंगे विश्व का, तो आपको पता चलेगा यूरोपीय देशों में एक होड़ सी मच गई। तो इस प्रकार से जो ये हॉब्सन है, इसका सिद्धांत हमें क्या बताता है कि पूंजीवाद का जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे साम्राज्यवाद का विकास होगा, उपनिवेशवाद का विकास होगा, बाजारों के लिए होड़ मच जाएगी। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हॉब्सन की किताब के प्रकाशन के पश्चात जो हॉब्सन की किताब थी उसका नाम क्या था, इम्पीरियलिज्म, 1902। तो हॉब्सन की किताब के 8 वर्ष बाद एक और व्यक्ति आया जिसने 1910 में अपनी किताब, यानी कि 1910 में 1910 में अपनी एक किताब प्रकाशित की। इस व्यक्ति का नाम था रुडोल्फ हिलफर्डिंग। रुडोल्फ हिलफर्डिंग। इसने भी पूंजीवाद पर केंद्रित एक विश्लेषण दिया। इसने ये कहा कि लगभग ये भी उसी के हिसाब से होगा। ये कह रहा है कि एक समाजवादी जो लोकतंत्र होता है, इसमें जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो ये जो बंदा था ना रुडोल्फ हिलफर्डिंग एक बहुत बड़ा समाजवादी लोकतांत्रिक था। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट भी था। इतना ही नहीं, ये जर्मनी का एक वित्त मंत्री भी बना था आगे चलकर। हिलफर्डिंग को हिटलर और नाजीवाद के उदय के साथ भागकर पेरिस में शरण लेनी पड़ी थी, क्योंकि जब जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था तो उसने क्या करा था, उसने सिर्फ अपने सुधारों के हिसाब से जर्मनी को चलाने की कोशिश करी थी। जो भी उसके सुधारों के विरोध में आता था उसे वो मार देता था। इसी वजह से जो ये बंदा जर्मनी का हिलफर्डिंग था, इसे हिटलर के टाइम पीरियड पर अपने देश से भागना पड़ा और जाके फ्रांस पे रहना पड़ा। जब फ्रांस के पेरिस पर जर्मनी की सेना ने कब्जा कर लिया तो इसे वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन ये भाग नहीं पाया। परिणाम था हिलफर्डिंग को पकड़कर मार दिया गया। यानी कि रुडोल्फ हिलफर्डिंग की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जर्मनी का बंदा था, जर्मनी का एक बड़ा प्रभावशाली अर्थशास्त्री था, जर्मनी का वित्त मंत्री भी था। लेकिन जब हिटलर का उदय हुआ तो ये भागकर फ्रांस के पेरिस में भाग गया। लेकिन आगे चलकर इस पर जब जर्मनी ने आक्रमण किया तो हिलफर्डिंग को पकड़कर क्या कर दिया गया, मार दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसे हिलफर्डिंग के क्या विचार थे जो उसे उसकी मृत्यु तक ले गए, तो चलिए जानते हैं। हिलफर्डिंग ने पता है क्या बताया था, हिलफर्डिंग ने यह बताया था कि जब पूंजीवाद अपने अंतिम दौर में होता है, हिलफर्डिंग क्या कह रहा है
कि पूंजीवाद जब अंतिम दौर में होता है तो बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, बड़े बड़े जो वित्तीय संसाधन होते हैं, ये सब दबाव में रहते हैं। उसका रीज़न ये है, जितने भी बड़े बड़े बैंक होंगे ये पूंजीपतियों के हिसाब से चलेंगे, ये पूंजीपतियों के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि अरबों अरब का यहाँ पर खेल होगा। और जितने भी वित्तीय संसाधन होंगे देश के, वो भी उनके दबाव में आ जाएंगे। जैसे कि आज हमारे देश में हो रहा है, कुछ लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि देश ना बड़े बड़े उद्योगपतियों से ही चल रहा है, क्योंकि एक बड़ी इनकम का जो स्रोत है, स्रोत जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से ही देश में आ रहा है। हाँ, विरोध तो होना चाहिए, लेकिन उसका कोई लॉजिक भी होना चाहिए। सेम यहाँ पर ये बताना चाहता है कौन? हिलफर्डिंग। हिलफर्डिंग कह रहा है जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होगा तो देश की जो बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं होंगी, देश के जो बड़े बड़े बैंक होंगे, इन पर प्रेशर बढ़ेगा। उसका रीज़न ये है, जो औद्योगिक घराने हैं वो कुल मिलाकर इन्हें कंट्रोल कर लेंगे। और यही चीज़ उसने साम्राज्यवाद की अपनी अंतिम जो अवस्था थी, पूंजीवाद की जो अंतिम अवस्था थी, उसमें इसने ये बताया है कि पूंजी का संचय होगा, पूंजी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, साम्राज्यवाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आगे चलकर रोज़ा लग्जमबर्ग भी अपनी किताब में यही चीज़ कहेंगी। तो कुल मिलाकर जो यूरोपीय दृष्टिकोण है वो साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के साथ जोड़ता है कि अतिरिक्त निवेश करने के लिए एक बाजार की जरूरत होती है, और यहीं से साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। अब हम भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। तो देखो, भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का जब आप अध्ययन करते हो तो भारत में कुछ बड़े बड़े नाम आते हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद के ऊपर अपना लेखन कार्य किया है, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया का, जिन्हें दादा भाई नौरोजी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से महादेव गोविंद रनाडे और रमेश दत्त। तो दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, रमेश दत्त जैसे कई लोगों ने अपनी लेखन कला से उपनिवेशवाद के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताया है, जिसे भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कहा जाता है, क्योंकि ये सभी लोग कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे। ऐसे में इन्होंने साम्राज्यवाद के बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स बताए हैं, जिनमें से सबसे पहले दादा भाई नौरोजी और दत्त की बात करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी की बात करो और चाहे रमेश दत्त की बात करो, इन दोनों ने पता है क्या करा है? इन दोनों ने धन की निकासी का सिद्धांत दिया है। इनका ये मानना है कि जब साम्राज्यवाद हुआ, बड़े ब्रिटिश भारत को उपनिवेश बनाया गया, तो इन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ना प्रॉफिट नहीं कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पूंजीवाद को नहीं बढ़ावा दे रही थी, बल्कि वो तो संपत्ति का स्थानांतरण कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए वर्क कर रही थी। वो तो भारत से संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग इंग्लैंड भेज देती थी, जिससे भारत की संपत्ति भारत से बाहर जाने लगी। और भारत, जो कि सोने की चिड़िया वाला एक देश था, धीरे धीरे करके लूट खसोट का एक जगह बन गई, जहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाए। अपने सामान पर तो टैक्स नहीं लगाया, और भारतीय बाज़ारों में अपना सामान फ्री फंड में खूब महंगा महंगा बेचा, जिससे क्या हुआ, भारत का जो माल था उसके उसे उचित मूल्य नहीं मिले। और जबकि इंग्लैंड का ही सामान हमारे बाज़ारों में जो बिका, इससे भारत का जो पैसा है वो पूरी तरीके से कहाँ चला गया? इंग्लैंड जाने लगा। इंग्लैंड के गोदाम तो भरने लगे और भारत का खजाना खाली होने लगा। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी और रमेश दत्त ने साम्राज्यवाद का जो सिद्धांत में संपत्ति दोहन का सिद्धांत दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ब्रिटिश शासन की वजह से भारत के जो लघु उद्योग थे वो तहस नहस हो गए, जिसे हम अनौद्योगिकरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी चर्चा आगे चैप्टर में और विस्तार से की जाएगी। उसका रीज़न ये था, भारत के उद्योग परंपरागत उद्योग थे। ये पता है क्या था? इनमें हाथों से काम होता था। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ का प्रमुख था। ऐसे में ब्रिटिश जो कि मशीनों से बने हुए सामान को यहाँ ला रहे थे, जो कि सस्ता भी था। ऐसे में भारत के जो उद्योग थे वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमारी औद्योगिक व्यवस्था का पतन हो गया। तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के लिए भारत का जो दृष्टिकोण है वो सबसे पहले क्या कहेगा कि भारत से धन की जो ये पूंजीवाद है, ये धन की निकासी का सिद्धांत है। गरीब देशों की पूंजी अपने अपने देशों में ये ले जाते हैं और गरीब देशों को और ज़्यादा गरीब बना देते हैं। वहाँ की लघु उद्योगों को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं। राष्ट्रवादियों को ये भी मानना था कि ये जो मुक्त व्यापार होता है ना, यानी कि बिना रोक टोक के व्यापार होता है, इसमें क्या होता है, हमेशा बड़े बड़े देशों को ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये लोग अपनी औद्योगिक नीतियाँ ही ऐसे बनाते हैं जिससे इनको प्रॉफिट हो। जैसा कि भारत जब उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तो भारत सिर्फ कच्चे माल का स्रोत बनकर रह गया। बड़े पैमाने पर यहाँ पे कच्चा माल निर्यात होता था। इंग्लैंड के लिए ही हम कृषि करते थे। जहाँ हम पहले कृषि में खाद्यान्न फसलों को उगाते थे, वहीं अब हम व्यापारिक फसलों को उगाने लगे हैं, ताकि हम ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का स्रोत बन जाएं और ब्रिटेन हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाके उसे क्या करे, निर्मित वस्तुएं बनाकर हमारे देश में बेच सके। इतना ही नहीं,
रमेश दत्त ने तो कृषि के करों में जो दर थी उसका भी खूब आलोचना करी है कि कृषि में ना करों की दर इतनी ज़्यादा थी जो किसान ना वहन कर ही नहीं सकता था। परिणाम था किसान दरिद्र होते गए और संपत्ति का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। भुखमरी और अकाल इसके सबसे बड़े प्रभाव रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवाद की आलोचना में ये तक भी कह दिया है कि ये लोग इस हिसाब से सेटअप बनाते हैं कि देश की सेना, देश की पुलिस और अन्य जो डिपार्टमेंट में होने वाला जो खर्च है उसे इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि देश का विकास तक नहीं हो पाता। यानी कि ये सुरक्षा के नाम पर सेना में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, पुलिस पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और अपने प्रशासनिक विभागों को भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जो देश की मूलभूत आवश्यकता है, जो देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देश में गरीबों के जन कल्याण की योजना है, उस पर ये ध्यान नहीं देते। और उपनिवेशवाद का प्रभाव भारत पर यह पड़ा भी है। उपनिवेशवाद का सिद्धांत ये बात सेट करता भी है कि देखो, इन्होंने अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना पर तो ध्यान दिया, पुलिस कार्यवाही पर तो ध्यान दिया, सिस्टम पर तो ध्यान दिया, लेकिन जनता के विकास पर ध्यान नहीं दिया। इन सब से हमें ये पता चलता है कि जो यूरोपीय दृष्टिकोण है वो तो ये कहता है कि पूंजीवाद जैसे जैसे बढ़ेगा, साम्राज्यवाद वैसे वैसे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के परिणाम था बड़े पैमाने पर बहुत सारे देशों का शोषण होता है और उन देशों को पूंजीवाद की वजह से क्या होता है, अपने देश के अधीन लाया जाता है। जैसा कि यूरोपीय देशों ने बड़े पैमाने पर बहुत सारे देशों को अपने अधीन लेकर आए। भारतीय राष्ट्रवादियों की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त द्वारा जो विकसित की गई पद्धति है वो हॉब्सन और लेनिन वाली पद्धति से बिल्कुल क्या है, अलग भी है और समानता भी है, क्योंकि आगे चलकर जो लेनिन है वो भी समानता का सिद्धांत देंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने ये पढ़ा है कि उपनिवेशवाद के विभिन्न सिद्धांत बताओ। तो उपनिवेशवाद के कितने सिद्धांत हैं? यूरोपीय दृष्टिकोण है और भारतीय दृष्टिकोण है। यूरोपीय दृष्टिकोण में कितने नाम लोगे? एक तो हॉब्सन का नाम बताओगे और एक हिलफर्डिंग का नाम बताओगे, जिसे जर्मनी ने फ्रांस के अंदर पकड़कर मार दिया था। भारतीय दृष्टिकोण में आप दादा भाई नौरोजी के बारे में बताओगे और किसके बारे में बताओगे? और महादेव गोविंद रानडे के बारे में, रमेश दत्त के बारे में बताओगे कि उन्होंने किस प्रकार से धन निकासी का सिद्धांत दिया, लघु उद्योगों का किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो गए, कृषि भूमि और कच्चे माल का भारत क्या हो गया, सिर्फ स्रोत बन के चला हो गया, कृषि की दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई, पुलिस सेना और जो है सिस्टम पर तो पैसा खर्च किया गया लेकिन जन कल्याण पर खर्च नहीं किया गया। तो ये सब जो प्रश्न बनेंगे, अगर यहाँ से उपनिवेशवाद के सिद्धांत बताओ तो इन प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे इस चैप्टर में उपनिवेशवाद के प्रभाव बताए गए हैं कि उपनिवेशवाद का प्रभाव भारतीय कृषि पर क्या पड़ा और औपनिवेशिक शासन किस प्रकार से भारत के लिए जो था वो निगेटिव था। इस चीज़ की चर्चा हम इस चैप्टर के भाग 2 में करेंगे, वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और सुनने में इससे क्या हो जाएगी, आपको कठिनाई हो जाएगी। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।